तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम टाइम पर पहुंच जाता है और स्टील वायर से वाइस मिनिस्टर का गला कसकर उसे काबू में कर लेता है। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो अपनी बेटी मिजी तक पहुंच ही गया था। इसके बाद कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहां आखिरकार किम का मिशन पूरा हो चुका था और तब जनरल ने उसे छोड़ने का प्रॉमिस किया था। उसका कहना था कि अब किम को एक आम इंसान की तरह जीने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद हर एजेंट और ऑफिसर इस फैसले के खिलाफ थे, खासकर चोर। उसे पहले से ही लग रहा था कि अगर आज किम को छोड़ दिया गया तो एक दिन यही फैसला सब पर भारी पड़ेगा। लेकिन जनरल अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहता था और उसका कहना था कि फिलहाल किम से उन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ी तो उसे दोबारा यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद किम को छोड़ दिया जाता है। बाहर जिन और चोर उसका वेलकम करने के लिए आए हुए थे। वो किम को टोफू खिलाते हैं, क्योंकि कोरिया में ऐसी परंपरा होती है कि जब कोई जेल से बाहर आता है तो उसे टोफू खिलाकर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन किम का मूड बहुत अजीब हो रखा था। वो उसे खा तो लेता है पर चुपचाप वहां से निकल जाता है और पहले तो वो अपनी वाइफ के मेमोरियल प्लेस पर जाता है, उसे याद करता है और फिर हॉस्पिटल जाकर मिंजी को घर ले आता है और यहाँ से उसकी एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। तो अब कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। हम उसी सीन पर वापस आते हैं जहाँ किम ने स्टील वायर से वाइस मिनिस्टर को अपने काबू में कर लिया था और फिर किम तुरंत ही वाइस मिनिस्टर के सिर पे गन भी तान देता है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी ऑपरेटिव्स को साफ चेतावनी देता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो अपने सारे हथियार नीचे रख दो, वरना वो इसी वक्त वाइस मिनिस्टर को गोली मार देगा। लेकिन चोर उन लोगों से गन नीचे नहीं रखवाता, बल्कि टारगेट फिक्स करने को कहता है, यानी कि वो किम को मारे, चर्च के आगे वाइस मिनिस्टर ही क्यों ना आ जाए। लेकिन किम धमकी देता है कि अगर उसके 3 गिने तक उसकी बात नहीं मानी गई तो वो सच में वाइस मिनिस्टर को मार देगा। ये सब सुनकर तो मिनिस्टर की हालत भी खराब हो गई थी। वो चिल्लाने लगता है कि अपने हथियार नीचे रख दो। चोल के ऑर्डर के बावजूद भी टेक्टिकल टीम लीडर हिचकिचा रहा था, क्योंकि वाइस मिनिस्टर किम के ठीक आगे खड़ा था। ऐसे में शूट करने पर वाइस मिनिस्टर को भी गोली लग सकती है और उनके लिए सबसे पहले उसे ही सेव करना है, इसलिए वो सबको गन नीचे रखने को बोल देता है। लेकिन जब चोर ये सब देखता है तो किम को मारने के लिए अपनी गन निकाल देता है कि इतने में जिन भी पीछे से आ जाता है और चोल को उसकी गन नीचे रखने को बोलता है, क्योंकि इस बार उसके पास असली बुलेट्स थी और अगर उसने ज्यादा तेज बनने की कोशिश की तो सच में सब पर गोली चला देगा और फिर सबको एक साथ इकट्ठा होने को बोल देता है। इन सब में मिंजी खुद को रोक नहीं पाती, वो भागते हुए किम के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। किम भी बहुत ही इमोशनल हो गया था। वो उसे भी गले तो नहीं लगा सकता था, लेकिन इतना जरूर कहता है कि मुझे माफ करना, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। वहीं जिन उन ऑपरेटिव्स और चोल को एक स्क्वायर में खड़ा करके उनके बाहर एक डिवाइस लगा लेता है, जिसमें कि अगर हल्की से भी मूवमेंट की साउंड आई तो सब फट जाएंगे। और जिनकी खुद की गाड़ी का तो टायर पंचर हो गया था, इसलिए वो चोल की गाड़ी की चाबी ले लेता है और फिर वो मिनिस्टर को भी वहां से साथ लेकर जाने लगते हैं। पर जिन इतना शैतान कि ऐसे टाइम पर भी उन लोगों के साथ मजे लेने के लिए रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने लगता है। फिर जब सब गाड़ी लेकर जाने लगते हैं कि सॉन्ग और लिम उन्हें सीसीटीवी में देख लेते हैं, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर उनकी कार के आगे उन्हें रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। सॉन्ग तो तब गाड़ी का साइड मिरर तोड़ देती है। ये देखकर तो वो गाड़ी रोक ही लेते हैं और फिर सब बाहर निकल जाते हैं। तो सॉन्ग किम से कहती है कि तुमने कहा था कि मिंजी के मिलते ही तुम खुद को सरेंडर कर दोगे। वो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, एक बार मैं मिंजी को सेव कर लूं, मतलब उसे घर तक छोड़ दूं, तो अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। और फिर उससे जनरल को उसके घर भेजने के लिए कहता है कि मतलब मिंजी को वहां छोड़ के वो खुद को उनके हवाले कर देगा। ये सुन के सॉन्ग और लिम उन्हें जाने देते हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलते टाइम किम वाइस मिनिस्टर को बेहोश करके छोड़ देता है और फिर सब लोग वहां से निकल जाते हैं। ये सब देखकर मिंजी इमोशनल भी हो रही थी, कंफ्यूज भी हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड सच में एक एजेंट थे और अभी उसने मिंजी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ये रूप तो उसने अपने डैड का कभी सोचा भी नहीं था और वो ये समझ चुकी थी कि उसके डैड के लिए सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा। और ऐसे में किम को ये चिंता हो रही थी कि मिंजी को भूख लग रही होगी, तो मिंजी उसे गले ही लगा लेती है, उसे सॉरी बोलती है कि मैंने आपको इतना परेशान कर दिया। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जबकि वो जू का आदमी नाम उन पर नजर रखे हुए था और वो उन्हें देख भी लेता है और फिर सीधे जू को खबर कर देता है, जो कहता है कि उन दोनों बाप बेटी को मेरे पास लेकर आओ, वो उन दोनों को ही खत्म कर देगा। पर उसे अभी तक किम के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो वो एक लाचार बेचारा गरीब सा बाप है। वहीं किम और बाकी सभी खाना खा के निकल जाते हैं। तब थोड़ा हंसी मजाक करके वैसे माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब सब ठीक है, पर असली मुसीबत तो फिर आने वाली थी। वो बातों बातों में बिजी थे कि इतने में एक ट्रक सामने से और दो बगल में आकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। फिर उनमें से बहुत सारे नकाबपोश लोग निकलते हैं और पहले तो कार को बाहर से टायर वगैरह दरवाजे सब ब्लॉक कर देते हैं और फिर उनकी कार को ट्रक में लोड कर देते हैं। ये सब देखकर किम मंजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि है तो वो एक बच्ची कि इतना कुछ हो रहा है तो डर ही जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। तो ट्रक के अंदर आने के बाद जिन सनरूफ से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ कोई गैस रिलीज हो रही थी, जो कि स्लीपिंग गैस थी। तो हांसू से बाहर ही छोड़ देता है, क्योंकि अगर अब वो अंदर आया तो गैस भी अंदर आ जाएगी। बेचारा जिन तो चिल्लाते चिल्लाते वहीं सो जाता है और ट्रक भी सीधे उन्हें एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ पर जू के आदमी थे।
और नाम ड्राइवर के साथ आगे ही बैठा हुआ था। तब वो अंदर पीछे एक आदमी को चेक करने के लिए भेजता है। वो देखता है कि वहाँ तो सब सो रहे थे। तो फिर नाम उन्हें ऑर्डर देता है कि किम और उसकी बेटी को छोड़कर बाकी सबको मार दो। लेकिन एक सरप्राइज उनका वेट कर रहा था। जैसे वो ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, हांसू कार को रिवर्स लेकर बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो और किम सोए नहीं थे। उन्होंने पॉलिथीन का यूज करके उस गैस को अपने तक आने नहीं दिया। फिर अपनी पूरी ताकत से वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या, यहाँ उनकी और गुंडों की एक जबरदस्त फाइट चलती है। और वही नाम देता है कि मिंजी कार में नहीं है, तो ट्रक में चेक करता है और वो वहीं थी। लेकिन वहीं जिनको भी होश आ गया था, मतलब कि अब मिंजी से पहले उसे इससे निपटना होगा। इसलिए नाम ड्राइवर से ट्रक को ले जाने को ही बोल देता है और यहाँ इन दोनों की भी फाइट होने लगती है। वहीं जब किम देखता है कि ट्रक जा रहा था, तो वो जल्दी से ऊंचाई में जाकर चलते ट्रक के ऊपर कूद जाता है। पीछे उनकी लड़ाई चल रही थी, जबकि किम ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश में लगा था। फिर जैसे ट्रक दीवार से टकराने वाला होता है कि किम ड्राइवर को गिराकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जबकि वहाँ जिन और नाम की तो जबरदस्त एकदम देखने वाली फाइट चल रही थी, क्योंकि नाम खुद को कुछ ज्यादा ही समझता था। पर आज उसे अपने से ऊपर वाला कोई मिल गया, जिन तो उसकी हालत ही खराब कर देता है कि डर के मारे उसके पैर तक कांपने लग जाते हैं। और फिर लास्ट में जिन एक लात मार के उसे ट्रक से बाहर ही फेंक देता है। तब हवा में उड़ते उड़ते वो यही समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। सिर्फ यही नहीं, उधर हांसू ने भी उन सबकी बजा के रखी हुई थी। वो उन्हें उसी गड्ढे में डाल देता है जो कि उन्होंने इन लोगों के लिए बनाए थे। कि तभी किम और जिन भी वापस यहाँ आ जाते हैं और वो सेफली मिंजी को कार में रख देते हैं। और अब उन्हें पता चल गया था कि ये जू के आदमी हैं, इसलिए किम अब घर तो नहीं जाने वाला। उसे जो पूरे कॉन्फिडेंट होकर अपनी बेटी को कह रहा था कि मैं सब ठीक करने वाला हूँ, लेकिन जैसे उसे खबर मिलती है कि उन लोगों ने नाम को मार डाला, वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके भरोसे वाला और जिसके दम पर वो इतना उछलता था, उसे कैसे मार दिया। और वहीं किम भी एक कार लेकर सीधा जू के घर पहुंच जाता है। उसे अभी जू से भी तो हिसाब करना है। और फिर जब बाहर वो उसके आदमी से निपट रहा था, तो जू उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी जो उसके सामने घुटने टेके हुए था, ये वही है। और इसके बाद किम का सामना भी सीधा जू से होता है। जू को अब भी लग रहा था कि किम सिर्फ एक मजबूर बाप है, इसलिए वो उसे पैसे और पावर के जरिए अपनी टीम में शामिल करने की सोच रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़ा इंसान किसी पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। जो उससे ये पूछता है कि तुम कोई स्पेशल फोर्स में थे, तो किम उसकी फोटो देखकर कहता है कि तुम्हें एक ऐसे बाप होने में शर्मिंदगी नहीं होती? तुमने अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर दिया। तो वो ये कहता है कि तुमने भी तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कितने लोगों को मार दिया, तो तुम शर्मिंदा नहीं हो रहे हो। और फिर उसे एक ऑफर देता है कि क्यों ना जो ये सब कुछ हुआ है उसे भूलकर किम अब उसके लिए काम करे, क्योंकि किम की स्किल तो वो पहले ही देख चुका है और वो उसे बहुत सारे पैसे भी देगा। कहता है कि तुम अपनी बेटी के लिए घुटनों पर बैठ गए थे, लेकिन तुम्हारे पास उसे पढ़ाने लिखाने, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम उसका खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए अच्छे से सोच लेना कि तुम्हें उसके लिए कैसा डैड बनना है। और मैं अभी चाहूँ तो एक फोन कॉल से तुम्हारी बेटी को गायब करवा सकता हूँ, या फिर सब कुछ अभी सेटल कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद किम बस इतना बोलता है कि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन अब समझ आ गया है। और फिर उसे एक जोर का घूंसा मार देता है। और फिर उसके बाद तो किम उसकी ऐसी धुनाई करता है, ऐसी धुनाई करता है कि उसके अंचर पंचर ढीले कर देता है। उसे ठीक से खड़े तक नहीं होने देता, उसका पैर भी तोड़ देता है। लेकिन जो फिर भी जैसे तैसे एक तलवार को उठा लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। मतलब अभी तक उसके होश ठिकाने नहीं आए थे, तो किम एक घुस्से में उसकी कमर ही तोड़ देता है और फिर उसे मारते मारते सीधे बाहर ले आता है। उन्हें देखकर तो जिन फिर मजाक के मूड में आता है, कहता है कि ये किस तरह की पेरेंट्स मीटिंग चल रही है। मतलब माहौल जैसा भी हो, वो कभी सीरियस नहीं होता। और किम जैसे जो को फिनिश करने वाला होता है, किम मिंजी उसे रोक लेती है। किम भी कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने पूरे दिल से मेरी बेटी से माफी मांगो। जो के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए उसे मिंजी के सामने झुककर माफी मांगनी ही पड़ती है और वो किम से भी मांगता है। तब मिंजी भी कहती है कि मेरी माफी चाहिए तो आप और यूरी दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर लो। और फिर किम उसे लेकर वहां से चला आता है। जबकि वहां वो ऑपरेटिव्स और चोर 4 घंटे से एकदम शांत खड़े थे। बेचारे, उनकी तो खड़े खड़े ही हालत खराब कर दी। लेकिन जब एक ऑपरेटिव का पेड़ गुड़गुड़ करने लगता है, तो चोर सबको नीचे झुक जाने को बोलता है, क्योंकि ऐसे में वो डिवाइस बस फटने ही वाला था। लेकिन फिर पता चलता है कि जिन ने उनके साथ एक बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि वो कोई बॉम्ब नहीं थे। फिर इसके बाद सब ऑफिसर्स और एजेंट किम के घर पहुंचते हैं, क्योंकि वो सरेंडर करने वाला था और मीडिया तक खबर पहुंच गई थी, इसलिए रिपोर्टर्स भी आ गए थे। लेकिन इससे पहले किम आखिरी बार अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और कहीं ना कहीं सॉन्ग को ये भी लग रहा था कि शायद किम आज लास्ट बार अपनी बेटी से मिलेगा, क्योंकि उन्हें आगे का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अंदर किम मिंजी के लिए खाना बनाता है, लेकिन मिंजी उसे भागने को बोलती है कि आपको ये सब मेरी वजह से सहना पड़ रहा है ना, तो भाग जाओ। तब किम उसे बताता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं नॉर्थ कोरिया से आया हूँ और मुझे ऐसे परेशानियों की आदत है, लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मेरी लाइफ बदल गई थी। तो मिंजी अपनी माँ के बारे में पूछती है कि वो कैसी इंसान थी। किम बताता है कि वो सुंदर थी, स्ट्रांग थी और दिल की बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पास्ट को छोड़कर सिर्फ तुम्हारा डैड बनकर रहूंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा। पर अब उन्हें एक दूसरे को फाइनल गुड बाय करना होगा और ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल हो गया था, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो फिर एक दूसरे को कब देख पाएंगे और देख पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन मिंजी को यकीन था कि वो जरूर वापस आएगा, इसलिए वो उसका वेट करती रहेगी और उसे हमेशा से लगता था कि वो अकेली है।
ना माँ है ना स्कूल में फ्रेंड्स। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में उसे एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है, उसके डैड भी तो उसके साथ हैं और वो उसकी चिंता में कितने परेशान होंगे। इसी वजह से तो उसे वहाँ इतनी हिम्मत मिली थी। वो किम से भी कहती है कि आप भी अकेले नहीं हो, आपके पास मैं हूँ, इसलिए आपको वापस आना ही होगा। और फिर अब जाके अपनी बेटी को उसका वो बर्थडे गिफ्ट देता है जो उसने तब उसके लिए लिया था। ये देखकर तो वो और इमोशनल हो जाती है। तो मिंजी भी उसे अपनी फोटो देती है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी। इससे तो किम रोने ही लग जाता है। फिर खाना वाना खाने के बाद किम बाहर आता है और अरेस्ट होने से पहले वो जनरल से प्रॉमिस लेता है कि उन्हें मिंजी को सेफ रखना होगा। इसके बाद वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन किम को जिन और हांसू के लिए भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया और अब उसकी वजह से उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब दोस्त हो तो ऐसे। तब जाते जाते जिन चोल को उसका काट देता है, जिससे कि वो लोग अब तक इतने मजे उड़ा रहे थे। उनके जाने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था। मिंजी भी जब वो गिफ्ट देखती है तो रोने ही लग जाती है। अगले दिन जू को देखते हैं, वो एक लॉयर से मिलता है और उसे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखने को बोलता है, मतलब कि जो कल उसके साथ हुआ वो सब। और फिर एक कांग्रेसमैन से मिलता है कि वो पुलिस को संभाले और अब वो इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेगा। इस बीच गोल्डन टीथ को भी देखते हैं, जो कि अब बिना टीथ के हो गया था क्योंकि नाम ने उसके दांत जो तोड़ दिए थे, लेकिन उसने फिर नए टीथ लगवा दिए थे। मतलब कि अब जल्दी ही वो फिर मैदान में उतरने वाला है। वहीं सॉन्ग का डिमोशन हो गया था और मिस्टर लिम ने अपनी शॉप बंद कर दी थी। और उधर जेल में जिन और हांसू को किम की चिंता हो रही थी कि वो कहाँ होगा। इस बीच हमें एजेंट 66 को भी दिखाया जाता है और उधर किम को कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। सब कमांडोज किम के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि अब तो किम के बारे में नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स को पता चल गया था, तो अब वो इतनी आसानी से ये सब जाने नहीं देने वाले। चोल कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि किम को मार दो। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और किम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब किम को होश आता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो अब साउथ कोरिया में नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया लाया जा चुका था और यहाँ अब उसके साथ क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। तो अब उसे यहाँ क्यों लाया गया, उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्या नॉर्थ कोरिया उसे गद्दार मानकर सजा देगा या फिर एक बार फिर उसे किसी नए मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी इंटरेस्टिंग मोड़ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।